हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर उस सीरीज के आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए स्टॉक को पिक करते हैं और कितने रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मेरी किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती। मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए बना देता हूँ कि भाई जो मैं काम अपने लिए खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि खुद के लिए मैं अपने लिए खुद ही पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, खुद अपने लिए ही सिलेक्ट करता हूँ स्टॉक, तो उसको एक आपके साथ भी शेयर कर सकूँ, जिससे मेरे साथ साथ आप भी सीख पाए और हम साथ में ग्रो कर पाए। चलो चलिए चलते हैं आज के सीधे स्टॉक। तो आज के स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये हम सबको पता है कि एक बार थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। इनकॉर्पोरेट इन 2007 इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड प्रोवाइड एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली क्या करती है ना कंपनी, इसका इनका एक प्लेटफॉर्म है। वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो उसकी ट्रेडिंग होती है एक फिजिकल मोड में। जैसे जो भी इनके मतलब इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी ने जो बिजली जनरेट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, तो वो इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो बताते हैं भाई हमारे पास इतनी बिजली अवेलेबल है। तो फिर जो बाय और सेलर दोनों प्लेटफॉर्म पे है, जिसको चाहिए वो वहां से वो खरीद सकता है। ठीक है, तो इनका एक तरह का बिजनेस ये है और ये अपने बिजनेस में एक मार्केट लीडर है। और इनका कोई कंपटीशन अभी तक, फिलहाल कोई कंपटीशन इनका अभी तक है नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा भी। हाँ, आईएएस इंडिया फर्स्ट गैस एक्सचेंज एंड ऑटोमेटेड। अच्छा, गैस एक्सचेंज भी करते हैं साथ साथ। उसके जो आईएक्सी कमांड ऑन ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ 94.2% एंड इट्स मार्केट शेयर इज 99.9% इन डायमंड आरटीएम। तो मुझे बहुत अच्छा मेजर है। अभी इनके अलावा कोई और प्लेयर है नहीं। द इवर टू एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया, आईएक्स and PXIL, and IEX enjoyed the majority market share. However, HPX is the third, the newest power exchange promoted by BSE, PTC India, and SEC Bank, which began operation on July 2022। और भी प्लेयर है, बट अभी इसकी पोजीशन मार्केट लीडर की है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 जो क्वार्टर 3 में इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम था 22.8.3 BU, 16.8% की इनको ग्रोथ मिली। कन्वेंशनल पावर मार्केट सेगमेंट 25.9 है, ग्रीन मार्केट सेगमेंट 0.4 है और सर्टिफाइड ट्रेडेड 20.3 लाख इनके पास सर्टिफिकेट ट्रेड्स हैं। और इंडियन गैस एक्सचेंज आईएक्सी इंडिया फर्स्ट गैस एक्सचेंज on automatic national level trading platform for physical natural gas delivery. IGX offer delivery based trading across 6 contest type for 6 consecutive months spanning various delivery point and regional gas hub. Quarter 3 financial 24 saw a total traded volume of 8.4 million MMBU across 319 trades, reflecting a 65% year-on growth. Degrowth investor include NSE 26%, GAIL 5%, ONGC 5%, Torrent Gas 5%, Adani Total 5%, and 2 IOCL 5% in financial 22। ये इसके investors हैं। Market power coupling in joint 23, the government of India requested to consider market coupling and initiating the process of discussion with stakeholder. Although the final decision and detailed analysis are not yet available in might affect and monopoly of IEX। तो बेसिकली कुछ ऐसा अभी चल रहा था कि इनके मोनोपोली, तो मोनोपोली के लिए कुछ गवर्नमेंट का वो भी था। उसके बाद कुछ ऐसा था कि मोनोपोली को लेकर कुछ दूसरा प्लेयर लेकर आए, कुछ मोनोपोली खत्म किया, कुछ ऐसा था। बट उस पर अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। तो मगर अगर कोई मान लो दूसरा प्लेयर आ भी जाता है तो कंपटीशन बढ़ेगा तो वो अच्छा ही होता है। एक क्या कहते हैं कंज्यूमर के लिए भी और एक क्या कहते हैं कंपनी के लिए भी। वो फिर अच्छे से काम कर पाते हैं और अपने बिजनेस में जो एक मोनोपोली एक रिलैक्सेशन देती है ना, वो रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद स्टॉक काफी नीचे भी आया था। ठीक है, अभी जो फंडामेंटल देख लेते हैं, मार्केट कैप इनकी 14,080 करोड़ की है। स्टॉक पे 14.1 का है। आरओसी 15.2 अच्छा, काफी आरओसी 50% का आरओसी बहुत अच्छा होता है। लास्ट 12 में इनका जो प्रॉफिट है 342 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग 0 है। इंडस्ट्री पी 51.7 है, करंट प्राइस 158 का है, बुक वैल्यू 10.9 की है, आरओई 39.6 है। दोनों ही अच्छे लेवल पे हैं। प्राइसिंग परसेंटेज कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 319 का है और जो 52 वीक का लो था 116 था और हाई 173 का। डिविडेंड कंपनी पे करती है, फेस वैल्यू 1 का है और डेट इक्विटी ना के बराबर है। अभी इन्होंने रेट में अनाउंस किया है मार्च क्वार्टर का। तो अगर मार्च क्वार्टर का आप देखो तो 107 से बढ़कर सेल इनकी 121 हो गई और जो नेट प्रॉफिट था 88 से बढ़कर 97 का हो गया। ठीक है, उससे पहले दिसंबर का भी अच्छा था, 100 से बढ़कर 115 हुआ था और जो नेट प्रॉफिट था 77 से बढ़कर 92 हुआ। अगर आप ईयरली ग्रोथ देखोगे तो ईयरली ग्रोथ भी जो 19 नवंबर डेटा है 2554 से बढ़कर
9 की हो गई और वही 100% नहीं हुई है 5 साल में, बट जो नेट प्रॉफिट है 165 से बढ़कर 351 होगा। ये हाईएस्ट एवर उन्होंने पोस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% हो गया है, ठीक है। और इनका जो आप देखोगे तो मार्जिन देखो कितना अच्छा है, मार्जिन इनको कोई अभी मोनोपोली है तो मार्जिन भी इनका उसी हिसाब से है। बैलेंस शीट की बात करें तो 883 इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, 89 के पास सिक्योरिटी कैपिटल है, 10 करोड़ का ऑलरेडी बोरिंग है, ठीक है। 105 पर फिक्स एसेट है, सीडब्ल्यू पर एपी कोइन इन्वेस्टमेंट का 1331 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो 10.89 के एफआई के पास है, प्रमोटर को नहीं तो मेजर होल्डिंग एफआई के पास अभी नजर आती है। सॉरी डीआई के पास 27.24 है, डीआई के पास कौन कौन है देखो, ज्यादातर आप देखोगे तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड ही डीआई के हैं जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, यानी ये सारे बड़े प्लेयर हैं। और पब्लिक के पास 61.5 नजर 5 नजर आती है। तो यहाँ पे जो ये भी बड़े प्लेयर हैं 7 4 11 3 14 15% निकालो तो 46% के आसपास हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिटेल के नजर आती है। बाकी सारे 55% है मोर देन जो मेजोरिटी शेयर अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। और हो सकता है इसमें से भी काफी सारे मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अंदर हो, क्योंकि 1% से ज्यादा ही यहाँ पे शो होगा, उससे ज्यादा कम यहाँ पे शो नहीं होगा। तो अनाउंसमेंट अगर आप देखो तो ऐसा कुछ में नजर नहीं आता है जो हमें प्रॉब्लम करे। और ये जो अभी इन्होंने रिजल्ट पोस्ट करा उसके बाद कंपनी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद जो मेजर नोट्स होते हैं हम उनके एक बार चेक कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा कि फ्यूचर आउटलुक क्या है। एक्सपेक्टिंग ए वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ मोर देन 50% इन द कमिंग ईयर्स, ऑप्टिमाइज ओवर द ग्रोथ पोटेंशियल इन द पावर सेक्टर ड्यू टू वेरियस टेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। Anticipating a positive impact of the market with the increasing demand for electricity and energy transition effort focus on contributing to the development of a sustainable and efficient energy future। और ऊपर आप देखोगे तो सारा वही है कि भाई इन्होंने कितना इस क्वार्टर में लेकर आए और मार्केट परफॉर्मेंस क्या रही, ठीक है। तो मेन हमें मतलब वो तो मैं पता है, हमने फंडामेंटली देख लिया, यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका इनका आगे का व्यू है। तो 15% से ज्यादा का कमिट करें कि ईयर ऑन ग्रोथ इनको मिलेगा आगे कमिंग में, और एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। तो ये भी अच्छा है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमें अच्छा लगा और फंडामेंटल अच्छे लगे। अब एक बार देख लेते हैं इसके अ, अगर आप देखोगे तो ये इसने ये वाला हाई बनाया था 21 में, 22 अक्टूबर 21, जो कोविड के टाइम पे फर्स्ट रैली आई थी। उसके बाद जो भी रैली आई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 21 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनकी सेल्स थी 318 की थी, तो बढ़कर 449 की हो गई। जो नेट प्रॉफिट था 205 से बढ़कर 351 का हो गया। 50% से ज्यादा की ग्रोथ हमें मतलब नजर आती है उसके अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर मतलब 60% आप मान लो 70% ऑलमोस्ट नजर आती है, ठीक है। और स्टॉक कितना डाउन है, स्टॉक डाउन है ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। तो अब दो रास्ते हैं, अगर उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे हम इसको लाइफ टाइम तक भी रख सकते हैं। जो लाइफ टाइम इसकी ग्रोथ नजर आती है हमें वो नजर आती है 100% की, ठीक है। और एक जो पैटर्न बना है इसके अंदर, बेसिकली दो पैटर्न है। एक पैटर्न ये है जिसको हम रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, इसका भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। और एक पैटर्न ये बना है जो इसके ऊपर बन रहा है, एक ये और ये, दोबारा बनाते हैं एक मिनट। ये कप और ये हैंडल, ठीक है। अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जिस तरह के फंडामेंटल में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए इसका, मे बी थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, मगर हम इसी को कंसिडर करते हैं क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोली रखती है, मार्जिन अच्छा है, आरओसी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, तो और फ्यूचर ग्रोथ भी है। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, अरे अब होगा डिलीट। तो एक बार मेजर टारगेट मेजर कर लेते हैं। 32.31 20 230 का इसमें टारगेट नजर आता है हमें, ठीक है।
अगर आप करंट प्राइस से देखो, करंट क्लोजिंग से देखोगे तो ऑलमोस्ट 45.39 का नजर आता है हमें यहाँ पे गेन। तो रखना किस टारगेट के लिए, देखो रखना बेसिकली अपने कन्विक्शन के हिसाब से, अपने क्या कहते हैं अपने व्यू के हिसाब से, कि अगर कोई लॉन्ग टर्म रख सकता है, ठीक है, यानी 100% मिलने में अगर किसी को 2 साल का समय भी लग जाता है, वो 2 साल तक वो पेशेंटली होल्ड कर सकता है। और उस बीच में हो सकता है कि काफी सारे मूवमेंट ऐसे भी हैं कि भाई मार्केट नीचे है बिना फालतू, और क्वार्टर रिजल्ट भी आएंगे, कोई रिजल्ट खराब आए तो वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर वहां तक रख सकता है तो वो 100% रहता है, अदरवाइज जो ये वाला जो पैटर्न है तो 45% गिन भी कम नहीं होता। ठीक है, और अगर इसको मिलने में 2-3 क्वार्टर का समय लग जाता है, वो भी अच्छा है। मगर इमीडिएटली अगर हम ये सोच के चले कि आज वे फंडामेंटल अच्छा आ गया, मार्केट ऊपर चल रही है, ये स्टॉक ऊपर जाने से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें भी जब भी हम अगर हम 30-40% का रेट मान के चलते हैं ना, तो हमें एटलीस्ट 6 महीने तक तो हमें सोचना ही चाहिए कि हमें उसमें मिलने वाला है। हमें यही देखना चाहिए कि भाई वो या तो वहाँ पे पड़ा रहेगा या यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, हमने चीजें समझ ली हैं, चीजें अच्छी हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं इसमें आसानी से पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम सोचें कि भाई हमारे लेने के साथ ही ये ऊपर जाना चाहिए, इस मार्केट सारे स्टॉक ऊपर जाना, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमें ध्यान में रखनी होती है। और हमारा होल्डिंग पीरियड पे हमारा बस नहीं होता है, ये हमेशा हर स्टॉक में रिस्क होता है कि होल्डिंग पीरियड पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ अच्छे स्टॉक को लेके बैठ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं तो, और क्या कहते हैं जब वो गिरता है, अगर हमें फंड की अवेलेबिलिटी होती है तो हम उसको थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। बट अगर हमने 5% वाला जो क्राइटेरिया, अगर हमने पूरा का पूरा एक साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें फिर उसमें एवरेजिंग भी नहीं करनी चाहिए, भले ही चाहे कंपनी कितनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही हो और चाहे कंपनी कितनी अच्छी। ठीक है, बट सबका अपना अपना व्यू अलग हो सकता है। ये मेरा व्यू है, ठीक है, मेरे कहने से ना आपको बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। ये मेरा व्यू था, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या चीज समझ में आती है, आप अपने एडवाइजर से या फिर अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे कहने से नहीं ले सकते, प्लीज मत लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर किसी तरह की आपको हेल्प मिलती है, और तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।